कहीं भी जाओ अपना सैनिटाइजर अपने पास रखो। मोबाइल भले ही छूट जाए, ठीक है, सैनिटाइजर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। हम रहेंगे तभी तो कोई मोबाइल यूज करने वाला रहेगा ना। अगर हम ही नहीं रहेंगे फिर कौन मोबाइल यूज करेगा क्या? तो भले ही मोबाइल भूल जाओ लेकिन सैनिटाइजर नहीं भूलना है अपने को। और कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? सब बढ़िया? चलो आज संडे है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने पुराने दिन को याद करें। पुराने दिन यानी कि बचपन के दिन। आप ये जानते होगे, इसको पहचानते हो? शेर, जंगल का शेर, लायन। क्या इसको क्या बोलते हैं अपन? जंगल का राजा। इसके डर से जो पलटन रहती थी ना, ये देखो दिख रहा है, जंगल का राजा। ये जो बोलेगा ये लोग वही करेंगे, इसके डर से सब रहते थे। चलो यहाँ मेरा मकसद किसी को डराने का नहीं है, हम सिंपल अपने मुद्दे पे आते हैं। आप ऐसा समझ लो जैसे कि आपके जो घर का डिसीजन होता है कौन लेता है? अपने जो घर के जो वरिष्ठ होते हैं, जैसे कि आपके पिताजी, आपके दादाजी, ये लेते हैं ना। वैसे ही एनर्जी मैनेजर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन होता है किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कमर्शियल सेक्टर में। ये आप भी जानते हो, किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या होता है? आपका एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। वो आपका पेट्रोलियम के फॉर्म में हो सकता है या जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में तो है ही, ठीक है। सिंपल समझो, आप मान लो कि आपका ये इंडस्ट्री है, वैसे तो सिर्फ है, आप मान लो ये इंडस्ट्री है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मान लो, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। इसके बगैर तो चलेगी नहीं मशीनें ना। तो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो आपका जो एनर्जी है उसका क्या हम रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। जो नॉर्मल इंजीनियर्स होते हैं उनका काम क्या रहता है? प्रोडक्शन का अलग है, सेल्स का अलग है ना, ट्रांसपोर्टेशन का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट होता है। वैसे ही अभी 2001 में जो एनर्जी एक्ट लागू हुआ था उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस फील्ड में, यानी कि एनर्जी के फील्ड में, एनर्जी कंजर्वेशन की फील्ड में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट लागू होने के बाद जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, बी, वो एक्शन में आ गए। उन्होंने क्या किया, अब प्रैक्टिकल रूप में अप्रोच करने लगे जितने भी इंडस्ट्री हैं जिनका कंजप्शन हाई था, ठीक है, उन्होंने उनको मेल करना चालू किया, है ना, कि अब सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाने से एनर्जी कम नहीं होता। या आप भी जानते हो, कोई चीज़ सेलिब्रेट कर लिए उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अपने को प्रैक्टिकल रूप में आके अपने को काम करना है। तो जो मान लो कि ये ब्यूरो है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी इंडस्ट्री हैं, जैसे मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही, इन्होंने जितने भी इंडस्ट्री है सबको मेल करना चालू किया। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, स्टील इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, इसके अलावा मिल्क प्लांट और भी जो इंडस्ट्री आते हैं, तो इनको मेल करना चालू किया कि आप अपना एनुअल कंजप्शन कितना है उसका एक डीपीआर बनाओ, हमें भेजो बना के। इसके बाद ब्यूरो ने एक गाइडलाइन तैयार की कंपनी वालों के लिए कि आप जो ऑडिट कराओगे वो ब्यूरो के सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर, एनर्जी ऑडिटर हायर करके ही कराओगे। तो इनके देख रेख में ये ऑडिट होगा, यानी कि इनके इंजीनियर, एनर्जी इंजीनियर्स हैं, मतलब पूरी टीम रहती है इनकी, ये आपका ऑडिट करेंगे। और इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे आप एक एनर्जी मैनेजर अपॉइंट कर लो जो आपका रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे कहाँ पे कितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है और उसको कैसे कम किया जाए। तो ये ब्यूरो ने इन कंपनी वालों को हिदायत दी। मान लो आप 12 या 13 साल के लड़के या लड़की हो और आपके दांत में दर्द हो गया और आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपके दांत को निकालना पड़ेगा क्योंकि दांत आपका सड़ गया है। तो आप क्या करोगे? खुद से तो निकलवाओगे नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो उसके लिए आपको घर पे जाना पड़ेगा, घर वालों को बोलना पड़ेगा कि पापा या मम्मी मुझे पैसा चाहिए, दांत निकलवाना है। तो उनका सीधा सवाल यही रहेगा कि किसने बोल दिया। तो आप क्या करोगे फिर? आपके पास अगर रिसिप्ट है डॉक्टर का, आपने जो दिखाया है, पुर्जा है, तो आप डॉक्टर का पुर्जा उनको दिखाओगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ दांत में प्रॉब्लम है, वो पैसा दे देंगे। अगर आपके पास पुर्जा है ही नहीं तो फिर वो कैसे देंगे? उनको तो फिर होगा ना कि हाँ पता नहीं खुद से मन से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, फिर वो कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। वो खुद जाके डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर को बताएंगे, फिर से दिखलाएंगे। ऐसे ही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक गाइडलाइन तैयार किया, बताया कि आप जब ऑडिट कराओ तो हमारे सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर जो भी हैं, ब्यूरो के जो भी सर्टिफाइड ऑडिटर हैं, आप उनसे ही कराओ, आप एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर से कराओ। अन्यथा किसी भी आपके प्लांट वाले इंजीनियर अगर करके दे देते हैं ये हमारा यहाँ लगा हुआ है, इतना सेविंग है, उससे कोई बहस नहीं है। आप उनसे करवाओ जो सर्टिफाइड हो। तो आज की जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ एनर्जी मैनेजर के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एनर्जी मैनेजर का क्या रोल होता है उसके बारे में।
मान लीजिए इंडस्ट्री ने एनर्जी मैनेजर को हायर कर लिया। यहाँ पे हम ऐसे समझेंगे जैसे कि ये एनर्जी मैनेजर कंपनी ने हायर कर लिया, ये आपका इंडस्ट्री आ गया। तो ये जो एनर्जी मैनेजर है यहाँ पे आने के बाद, इंडस्ट्री में आने के बाद इनका सबसे पहला काम क्या होगा? इनका सबसे पहला काम यह होगा कि इस इंडस्ट्री में एक अपना डिपार्टमेंट तैयार करेंगे, यानी कि एनर्जी सेल बनाएंगे, जिसमें ये कुछ इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल के लेंगे, कुछ मैकेनिकल के लेंगे, केमिकल इंजीनियर, इन सारे की मदद से जो एनर्जी मैनेजर है एक क्या टीम तैयार करेंगे। टीम बनाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है एनर्जी मैनेजर का, वो क्या होता है? जितने भी टीम मेंबर हैं उनको गाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना, यानी कि प्लांट में सेविंग कैसे करना है, कहाँ पे क्या सेविंग निकल सकता है, उनको ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद जितने भी टीम मेंबर हैं उनको पूरे कंपनी का वॉक थ्रू करना रहता है ना। जैसे कि ये कंपनी है, जो मैकेनिकल वाले हैं वो जाएंगे बॉयलर के पास, बॉयलर का देखेंगे, लॉग बुक देखेंगे, बॉयलर एक्सपर्ट जो है वहाँ का, जो बॉयलर ऑपरेटर है, उससे पूछेंगे कि क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। उसके बाद वो पूरा एनालिसिस करेंगे कि डाटा क्या है, कौन से दिन कितना कंजप्शन हुआ, कितना फ्यूल लग रहा है, कितना वाटर लग रहा है। उसके बाद वो जाएंगे अपना एयर कंप्रेसर पे, वहाँ देखेंगे कितना क्या एयर जा रहा है, एयर लीकेज तो नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको मैं इस वीडियो में बता नहीं पाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल पैनल हैं उसको देखेंगे कहीं सेफ्टी के पर्पज़ से कहीं कुछ लूज कनेक्शन तो नहीं है, पावर फैक्टर क्या चल रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना, कौन से मंथ में कितना कंजप्शन गया, कितना KWH गया, हर चीज़ का एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। अब यह रहेगा कि जो एनर्जी मैनेजर हैं उनका काम यह है कि वो प्रॉपर जो भी मशीन लगे हुए हैं, जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उसको वेरीफाई करेंगे कि इनके जो टीम मेंबर ने जो डेटा लिया है वो एक्चुअल लिया है कि नहीं लिया है। तो ये क्या करेंगे? मान लीजिए कि ये चले गए इलेक्ट्रिकल पैनल के पास, इलेक्ट्रिकल पैनल जहाँ से सप्लाई होती है पूरी इंडस्ट्री में, वहाँ जाकर वो देख रहे हैं कि इसका पावर फैक्टर क्या चल रहा है, पावर फैक्टर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें मतलब जो इसका APF से लगा हुआ है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर लगा हुआ है, वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैपेसिटर बोल सकता है उसको। इसके अलावा उसका जो फेज़ है RA&YB, मतलब कि रेड वाई जो ब्लू होता है ना फेज़, ये बैलेंस है कि नहीं है, कितना मतलब करंट हार्मोनिक्स आ रहा है, कितना वोल्टेज हार्मोनिक्स आ रहा है, ये सारे चीज़ वह एनर्जी मैनेजर इस चीज़ को देखेगा कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके अलावा एनर्जी मैनेजर क्या करेंगे? वो यह करेंगे कि इंडस्ट्री में जितने भी मशीन्स लगे हुए हैं, जितने मशीन लगे हुए हैं, बॉयलर हो, पंप हो, कंप्रेसर हो, है ना, फर्नेस हो, या जो और भी मशीनें आते हैं वो हो, तो उसका वो पूरा पावर मेजरमेंट करेगा कि कौन सी मशीन कितना पावर ले रही है। जैसे कि मान लीजिए ये पंप है, जैसे कि मान लीजिए पंप है और इसका जो कंजप्शन है, जो रेटिंग कंजप्शन है 7.5 HP है, और जब मेजरमेंट लिया जा रहा है पावर मैनेजर के द्वारा, तो इसको पता चल रहा है एनर्जी मैनेजर को कि यह 10 HP का लोड ले रहा है 7.5 HP का, लेकिन लोड कितने का ले रहा है? 10 HP का। तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर इसका पूरा एनालिसिस करेगा कि 365 दिन में यह कितना कंजप्शन ले रहे हैं, ठीक है ना, ये पंप 365 दिन में कितना कंजप्शन ले रहा है। इसके अलावा वह नया जो पंप अभी लेटेस्ट जो आ चुका है i4 एनर्जी एफिशिएंट पंप जो है, i3 i4, उससे इसका डिफरेंस करेंगे कि एक साल इसको चलाऊंगा, एक साल उसको चलाऊंगा, तो कितना एनर्जी सेव हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद कि मंथली कितना सेविंग हो रहा है इस पंप को लगाने के बाद, और इसका कॉस्ट, मतलब अगर नया लगा रहे हो आप तो कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगा ही ना, जो एनर्जी एफिशिएंट आएगा, तो वह कॉस्ट कितने दिन में रिकवर हो रहा है ना। उसको बोलते हैं पेबैक पीरियड, मतलब कि पेबैक पीरियड ये लगाने के बाद कितना जल्दी रिकवर हो रहा है। मेनली अगर 3 साल के अंदर रिकवर हो रहा है तो बेस्ट है। तो वह क्या करेगा? वो ये करेगा कि कंपनी को बोलेगा, जैसे कि वो दांत दर्द कर रहा था ना, पापा को बोला था ना दांत उखरवाना है, मुझे पैसे चाहिए, उस तरह कंपनी को बोलेगा कि सर आप इसको चेंज करवाओगे तो आपको इतना सेविंग मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो कंपनी का जो मंथली कंजप्शन है 7,000 यूनिट है, और वो जो पंप, जितने सारे पंप हैं उसको चेंज करने के बाद अगर 2,000 यूनिट का सेविंग हो रहा है, मतलब कि जो कंजप्शन है 7,000 से वो 5,000 पे आ जा रहा है, तो 2,000 मंथली का सेविंग हो रहा है कंपनी को, तो कंपनी तुरंत हाँ बोल देगी। तो फिर क्या होगा? सेविंग होगा, यानी कि कॉस्ट है वहाँ पे कम हो जाता है। कॉस्ट इसलिए कम होता है क्योंकि जो आपका एनर्जी कंजप्शन है वो कम होता है, यानी कि एनर्जी कंजप्शन कम होता है तो आपका जो है कॉस्ट भी कम होता है, एनर्जी चार्ज जो लगती है ना कम हो जाएगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो भी एनर्जी मैनेजर जो है मंथली एनालिसिस करते हैं कि कितना इस मंथ में कितना लोड जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कंपनी ने लोड ले रखा है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ले रखा है 25 किलोवाट का, ठीक है, और जब मैनेजर चेक कर रहा है इसको तो देखा जा रहा है यहाँ पे कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 25 किलोवाट है, लेकिन जो इसका जो
मैक्सिमम डिमांड जा रहा है, जो लोड चला रहे हैं वो जा रहा है 27 किलोवाट, यानी कि आप 25 किलोवाट का लोड ले रखे हो, 2 किलोवाट ज़्यादा चला रहे हो, तो उसका भी एक पेनल्टी चार्ज बन रहा है। तो कंपनी उसको भी पे कर रही है, लेकिन कंपनी किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है यहाँ पे ना, कि यहाँ भी तो सेविंग हो सकता है ना। तो एनर्जी मैनेजर इसको भी बताता है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो है 25 किलोवाट से 27 किलोवाट करवा लीजिए, तो आपको महीना के इतना रुपया बच रहा है। मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड बढ़ाने के बाद आपका 5,000 रुपया पर महीना बच रहा है, यानी कि 12 महीने में आपका 60,000 रुपया बच रहा है, तो यहाँ पे आप सेविंग निकाल लिए, है ना। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसमें एक कॉलम और आता है, आप देखते होगे, पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर कितना चल रहा है, 0.98 चल रहा है कि नहीं चल रहा है। होता क्या है, कभी कभी पावर फैक्टर बहुत पुअर हो जाता है, मतलब कि 0.78, 0.77, तो उसका भी सरचार्ज जो बिजली विभाग वाले हैं वो लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कंपनी को रिकमेंड करो ना कि APFC लगाए, है ना, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल लगाए, है ना। तो आपको वो चीज़ मेंटेन करना है, तो आप वहाँ से भी सेविंग निकाल सकते हो। पावर फैक्टर सरचार्ज भी बहुत ज़्यादा लगता है। अभी रिसेंटली मैंने एक होटल इंडस्ट्री का ऑडिट किया था, तो वहाँ पे देखा मैंने कि जो उनका पावर फैक्टर है बहुत पुअर चल रहा था। तो फिर मैंने उनका पूरा बिल का एनालिसिस किया 1 साल का, तो मैंने देखा कि 1 साल में वो 1,25,000 रुपये के करीब में वो पेनाल्टी दे रहे थे पावर फैक्टर का। तो हमने उनको रिकमेंड किया कि अगर आप APFC लगा लेते हो, यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल आप लगा ले रहे हो, तो आप साल का 1,25,000 रुपया बचा लोगे, है ना। और उसका जो पेबैक पीरियड है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जा रहा था, तो हमने रिकमेंड किया। इसके अलावा जो एनर्जी मैनेजर का काम होता है वो यह होता है ईयरली उस प्लांट का एनर्जी ऑडिट करना, उसका DPR बना के ब्यूरो को या जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है उनको सेंड करना। इसके अलावा इंडस्ट्री में जो हायर जो रहते हैं एनर्जी मैनेजर, उनका वर्क यह होता है कि मॉनिटरिंग करना डेली बेसिस पे कि बॉयलर में कितना मतलब क्या चल रहा है, कितना कंजप्शन है, उसका जो लॉगबुक बना रहता है। जिन लोगों ने विजिट किया होगा या ऑडिट किया होगा उनको पता होगा, वहाँ एक बॉयलर का एक लॉगबुक रखा रहता है कि इतने घंटे में चला, इतना स्टीम जनरेशन हुआ, तो ये चीज़ रहता है उनका। कुल मिला के बोलूँ तो मतलब कि सीधा सा फंडा यही है कि आपको एनर्जी सेव करना है। आपको कंपनी इसलिए हायर करती है कि आपको एनर्जी को सेव करना है, प्रॉफिट देना है आपको एनर्जी सेव करके। इसके अलावा आपका वर्क ये भी होता है कि लाइटिंग सिस्टम में इम्प्रूव करना, वहाँ से सेविंग निकालना। तो इसके लिए आप एनर्जी इंजीनियर के हेल्प से जितने भी इंडस्ट्री में आपके रूम हैं, जितने भी लैब है, सबका एक वॉक थ्रू करा के लक्स मीटर के हेल्प से कि किस रूम का कितना लेवल चल रहा है, लक्स लेवल इल्यूमिनेंस जो होता है ना लाइटिंग का, वो चेक करवा सकते हैं आप। सीधे शब्दों में बोलूँ तो इंडस्ट्री में लाइटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम हैं जहाँ पे एनर्जी यूज होती है, आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सेविंग निकालना है, यानी कि आपको एनर्जी सेव करना है। तो आप बाय इम्प्लीमेंट करके निकाल सकते हो। इसके अलावा एनर्जी मैनेजर, अगर मार्केट में कोई एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट आया है और आपके पास जो प्रोडक्ट लगा हुआ है बहुत ही पुराना है और लगाने के बाद आपका सेविंग अच्छी खासी आ रही है, तो एनर्जी मैनेजर वो प्रपोजल अपने मैनेजमेंट को रख सकता है कि सर आप इसको लगाओगे तो आपकी ये सेविंग आ जाएगी। इसके अलावा जब कभी इंडस्ट्री में एक्सटर्नल एनर्जी ऑडिटर आते हैं ऑडिट करने के लिए, तो जो एनर्जी मैनेजर है वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ लगा हुआ है, इससे ये सेविंग निकलती है। वो एक परफॉर्मर रहता है कि वो पहले से फील कर लेते हैं कि हाँ उनको, ताकि उनको आसानी हो इम्प्लीमेंट करने के लिए, चाहे जो भी है, मतलब जहाँ भी जो इशू आ रही है वो डिस्कस करते हैं एनर्जी ऑडिटर से। वो बताते हैं कि सर यहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी, यहाँ ये सेविंग निकाला है मैंने, यहाँ पे क्या हो सकता है और क्या मतलब अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ डिस्कशन होती है। फिर एक डिटेल ऑडिट होता है, फिर DPR बनती है। ये देखिए एनर्जी मैनेजर भी चाहकर भी कुछ ऑडिट नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में जो इंस्ट्रूमेंट होती हैं मेजरमेंट के, वो नहीं हो पाता है। जो बेसिक चीज़ है वही कर पाते हैं। इसके लिए ऑडिट कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑडिटर ही कर सकता है, एक एनर्जी ऑडिटर ही कर सकता है, या जो एक्रेडिट एनर्जी ऑडिटर है वो कर सकता है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा जितने भी एनर्जी मैनेजर हैं वह एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को बताते हैं उनका केस स्टडी क्या है, मतलब उनके इंडस्ट्री में क्या चल रहा था, उन्होंने कितना सेविंग निकाला, तो एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते हैं, है ना। तो नॉलेज शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है कि कुछ चीज़ें जो है जो इनको पता नहीं होता है वो चीज़ पता होता है। एक्चुअली जब प्रैक्टिकली लाइफ में जब अपन कुछ करते हैं ना, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट रहता है, और जो आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो उसका एक अलग इम्पैक्ट रहता है। तो जो प्रैक्टिकली वाला लाइफ है वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये बात करते हैं, एक दूसरे को अपना शेयर करते हैं नॉलेज, जो चीज़ इनको पता नहीं होता है जब वो मिलते हैं तो एक दूसरे को शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से ये सेविंग निकल सकता है, या और भी जो भी फ्यूचर स्कोप क्या है एनर्जी का। इसके अलावा आप सोलर एनर्जी या जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसके थ्रू भी आप
जितना से भी हो सके आप कंपनी को दिला सकते हैं। उसके बारे में आप बात कर सकते हो अपने मैनेजमेंट से, है ना, उसका बेनिफिट बता सकते हैं, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है वो बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे एनर्जी मैनेजर के स्कोप के बारे में, यानी कि आप कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है पेट साइकिल का, यानी कि जितने भी इंडस्ट्री हैं जिनका नाम गजट में आता है, जो पेट साइकिल के अंतर्गत आते हैं डेजिग्नेटेड कंज्यूमर के रूप में, उनको हायर करना है एक एनर्जी मैनेजर। तो आप वहाँ पे एज ए एनर्जी मैनेजर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप वर्क कर सकते हैं एनर्जी ऑडिट एजेंसी हैं जितने सारे, वहाँ पे आप एज ए एनर्जी मैनेजर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट का जो वो है रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है, इसमें आपका आता है हरेडा, यानी कि हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, वैसे ही बिरेडा, ग्रेडा, क्रेडा। इसके अलावा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट की जो रिन्यूएबल एनर्जी की एजेंसी हैं, वहाँ पे भी आप एनर्जी मैनेजर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप PwC में भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट। इसके अलावा आपको ऑप्शन मिलता है MSME, उसके अलावा आपको मिलता है डिस्कॉम वगैरह। इसके अलावा आप खुद का अपना ओपन कर सकते हैं एनर्जी कंसल्टेंसी, वहाँ आप एज ए एनर्जी कंसल्टेंट वर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है हमारा जो रिप्लाई है बहुत जल्द ही उनको मिल जाता है। अगर आपको आगे भी इस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री, कमर्शियल बिल्डिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल से बिलोंग करते हैं और अगर आपके कैंपस में एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम करवाना है या एनर्जी ऑडिट करवाना है, तो आप हमें नीचे दिए गए मेल ID पे मेल कर सकते हैं। हमारी जो पूरी टीम है आपको पूरा सहयोग करेगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।